नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान विधानसभा में 140 की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, तो तैयारी आपको 150 155 की करके जाना है ताकि 140 आराम से लिखा जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 150 शब्द की प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ht4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते चलिए स्टार्ट। रेडी, 5 सेकेंड, 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की पूरी आशा है कि हम सब समस्याओं का सामना उन्हें हल करने और झगड़े मिटाने की भावना से अधिक शांतिपूर्ण वातावरण में तथा असंतोष को दूर करते हुए करेंगे। मुझे अच्छी तरह से यह पता है कि कोई भी समाधान कभी सभी को संतोष नहीं दे सकता है और किसी एक दल को भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। अतः मैंने कहा है कि हमें ऐसे समाधान खोजने की आवश्यकता है जिनसे से अधिक हम लोगों के बीच कटुता समाप्त हो सके। योजना स्पष्ट रूप से हर तरह से पूर्ण नहीं है। कोई भी योजना ऐसी नहीं हो सकती है, खास तौर पर उन कठिनाइयों को देखते हुए जो हमारे सामने खड़ी हुई हैं। इस कारण से यह काम और भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि साधनों की सीमा को और सभी राज्यों में विकास की एक विशेष गति को बनाए रखने की ज़रूरत को देखते हुए हमने जितना अधिक हो सका है सबके प्रति पूरी तरह से न्याय करने का दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समझती हूँ कि हम में से किसी को भी इस बात को लेकर संदेह नहीं है कि आयोजन की आवश्यकता है या नहीं है, अथवा हमारी योजना कैसी होनी चाहिए। अगर हमें किसी योजना की ज़रूरत तब थी जब केंद्र और सभी राज्यों में एक ही दल की सरकारें थीं, तो आज जबकि विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारें हैं, हमें उसकी और भी अधिक आवश्यकता है। जिस योजना पर अधिक से अधिक विचार विमर्श होगा और जिसे आम सहमति प्राप्त होगी, वही हमारे संघ के सभी घटकों को एक सूत्र में बांध सकती है और हमारी आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों में सामंजस्य तथा शक्ति ला सकती है। माननीय सभापति महोदय, हमारी पिछली बैठक के बाद केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें हमने समुचित ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र में लागत को बढ़ाने की कोशिश की है तथा अगर राज्य सरकारें योजना आयोग से बातचीत के दौरान जिन लक्ष्यों के लिए सहमत हुई हैं उन्हें पूरा करें, तो मैं समझती हूँ कि आगामी वर्ष में योजना खर्च में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि संभव हो सकती है। यह एक स्वागत योग्य प्रयास होगा और इसका मतलब यह होगा कि चालू वर्ष की अपेक्षा 20% की वृद्धि होगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इससे उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर बढ़ाने में हम सभी को काफ़ी सहायता मिलेगी। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मजबूत वित्त प्रबंधन बहुत आवश्यक है। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है कि बजट का घाटा एक विशेष सीमा के अंदर रखा जाए जो मुद्रा के फैलाव के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित हो और उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुकूल हो। माननीय उपसभापति महोदय, आप सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम विदेशी सहायता पर निर्भर कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे यहाँ एक ओर हमारा देश और हमारी आर्थिक बुनियाद पहले की तुलना में काफ़ी अधिक मजबूत होगी। हमारे उद्योग रोजगार की स्थिति में कार्यक्रमों का हित होगा, वहीं दूसरी ओर हमें थोड़ी कठिनाई भी झेलनी होगी। अतः इसी वजह से घरेलू बचत को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हमारे सामने अब जो योजना प्रस्तुत की गई है उसमें आप यह आसानी से देख सकते हैं कि कौन से काम हैं जो हमें अवश्य ही करने होंगे। अगर हम उन्हें करने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति जुटा सकें तो मैं यह मानता हूँ और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वे हमारे सामर्थ्य के बाहर के काम नहीं हैं।
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप सबको अपने अपने राज्यों में भारी उत्तरदायित्व तो संभालना होता है, लेकिन मुझे इस बात की आशा है कि आप न केवल अपनी कठिनाइयों और दायित्वों का पूरी तरह से ध्यान रखकर, बल्कि हमारे देश के समग्र विकास को भी दृष्टि में रखकर इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। मैं समझती हूँ कि हम सबको यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जहाँ हमारे ऊपर कुछ दबाव है, वहीं हम अपनी स्थानीय कठिनाइयों को तभी हल कर सकते हैं जब पूरे देश का स्तर ऊंचा उठाने में और प्रगति तथा गति के लिए हम मजबूत आधार तैयार करने में सहायक बने। आयोजन उन सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक बुनियादी साधन है जिन्हें हमने अपने संविधान में स्थान दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमने पिछले 50 वर्षों में राष्ट्रीय आय में काफ़ी वृद्धि करने का काम किया है और तकनीकी प्रगति की नींव भी डाली है। यह योजना हमारी कृषि को तेजी से आधुनिक रूप दे रही है और उद्योगों में विविधता ला रही है। इन सब से ऊपर उसने राष्ट्रीय एकता और ध्येय को एक बार फिर से सम्मानित किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1962 में और फिर उसके बाद वर्ष 1965 में हमारी सीमा में चीन के द्वारा किए गए हमलों के कारण हमें अपने राष्ट्रीय व्यय के स्वरूप में कुछ परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विकास और रक्षा की आवश्यकताओं के बीच की दिक्कत को दूर करने से पहले ही हमें सूखे का भी सामना करना पड़ा। विदेशी ऋण की मात्रा पूरी तरह से सीमित हो गई। उसके बाद मंदी का दौर आया। इन सब के कारण हमारे सामने ज़्यादा विकल्प नहीं रह गए। हमें सूखे और अकाल जैसी स्थिति से लोहा लेने के लिए और उसके बाद हालात से निपटने के लिए अपने साधन जुटाने पड़े। कुछ समय तक दीर्घकालीन आयोजन भी स्थगित करना पड़ा, लेकिन हमने प्रतिकूल स्थिति से भी लाभ उठाने में अच्छी सफलता पाई। हमने आयातित वस्तुओं के विकल्प देश में ही खोजे, जिससे हमारा औद्योगिक आधार और व्यापक बना। इसके कारण और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। हमने विकास कार्यों में अपने निवेश के स्तर को बरकरार रखा। विशेष रूप से हमने सघन कृषि कार्यक्रमों में निवेश किया। अब एक नया युग शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था में स्वागत योग्य उत्साह देखने को मिल रहा है और कृषि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के और पास पहुंच गए हैं। माननीय स्पीकर साहब, इसके बावजूद भी कुछ अन्य समस्याएं हमारे देश के सामने पैदा हो गई हैं। हमारे सामने नई चुनौतियां आ गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विषमता बढ़ गई है, जिसका कारण मूल रूप से वे प्रयास हैं जो हमने अनाज के लिए आत्मनिर्भर होने की दिशा में किया है और आंशिक रूप से भूमि सुधारों को लागू करने में हमारी गति धीमी हुई है। यद्यपि औद्योगिक मंदी पूरी तरह से दूर चली गई है, फिर भी नए उद्योग पर्याप्त मात्रा में तेजी से नहीं स्थापित हो रहे हैं तथा बेरोजगारी, विशेष रूप से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की बेरोजगारी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। हमारे देश की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ ही साथ उसकी आवाज़ भी ज़्यादा गूंज रही है, जो कि समझ में आने वाली बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय राष्ट्रीय गतिविधियों के अनेक पक्षों से जुड़ा हुआ होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह वाद विवाद होगा और अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करने का काम करेगा। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातों का उल्लेख इस सदन में किया है। उन्होंने अनेक गलतियों और कमियों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास भी किया है। मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई यह अनुभव करता हो कि हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहाँ पर सामंतवाद और उपनिवेशवाद का बोलबाला रह चुका है, हमारी समस्या बहुत ही अलग प्रकार की होगी। विकास की गति तेज़ी से बढ़ जाने पर कुछ समस्याएं अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन विकास के साथ ही साथ कुछ समस्याएं तो हल हो जाती हैं तथा शेष समस्याएं एक बार फिर से खतरनाक रूप धारण करके उठ खड़ी होती हैं। अतः किसी भी कीमत पर यह नहीं मानना चाहिए कि वे प्रश्न विशेष तौर पर हमारे यहाँ ही उठ रहे हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि तेज़ी से होने वाले शहरीकरण से अन्य देशों में भी अपराध और हिंसा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह नहीं सोचेंगे कि मैं अपने कर्तव्यों, अपने
जिम्मेदारियों से बचना चाहती हूँ। मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैं उनके बारे में पूरी तरह से सजग हूँ, लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि माननीय सदस्य हमारी समस्याओं को सही तरह से देखें और यह न भूल जाएं कि हमारे लिए यह एक सामान्य समय नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर कठिन समय आया है तो यह कठिन समय भी बीत जाएगा और कल एक अच्छा समय हमारा खुले दिल से स्वागत करेगा। हमें हर स्थिति में संयम से काम लेने की आवश्यकता है और विषम परिस्थितियों में भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि हमने अपने मन को काबू में कर लिया और सकारात्मक सोच रखी तो हम हर स्थिति का बखूबी सामना कर सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। वर्ड टू वर्ड 150 की स्पीड से है। अगर एक बारी छूटेगा, 2 बारी 3 बारी लिखेंगे, जरूर लिखा जाएगा। लिखने के बाद उसको रीडिंग जरूर करना। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।